Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be discussing about the electric field and the motion of a charged particle in an electric field. This topic is meant for class 12 students of CBSE, ISC and different state boards. The students intending to appear at various competitive exams after class 12 will also find this topic useful. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. We know that electrical charges exert force on one another. According to Coulomb's law, the force between 2 point charges is given by 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square. This is the magnitude of the force acting between 2 point charges. Okay, so this force will become 0. The force will be 0 when R इक्वल टू इन्फिनिटी। R अगर इन्फिनिटी हो जाए तो फोर्स का मान 0 हो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब जो बड़ी से बड़ी संख्या आप सोच सकते हैं उससे भी बड़ी संख्या, वो हुआ इन्फिनिटी। ठीक है, मान लीजिए आपने कह दिया 100 करोड़ किलोमीटर, आपने कह दिया कि 100 करोड़, दैट इज ए डिफरेंट नंबर। कितना भी दूर है, कितना ही बड़ी संख्या है, बट इट हैज़ ए डिफरेंट वैल्यू। ये 100 करोड़ किलोमीटर है तो उससे बड़ी संख्या। ठीक है, तो इसमें देखिए फोर्स डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस। आर जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स का मान धीरे कम होते जाएगा। कहीं पर मान लीजिए आपका चार्ज है क्यू, ठीक है, और एक दूसरा चार्ज यहाँ पर है पॉइंट चार्ज क्यू। इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका आर है, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इस पर लगने वाला फोर्स बिकॉज ऑफ दिस चार्ज विल गो ऑन डिक्रीजिंग। लेकिन जीरो ये कहीं नहीं होगा। जीरो कब होगा? जब आर का मान हो जाए इन्फानाइट, जो असंभव है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी दोनों के बीच की, इस पर लगने वाला फोर्स धीरे धीरे जीरो की ओर टेंड करेगा। इट विल टेंड टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, फोर्स जीरो की ओर टेंड करेगा, मतलब कुछ दूर के बाद इस फोर्स का मान हो जाएगा बिल्कुल नेग्लिजिबल। आपने मैग्नेट देखा है, यू टेक ए मैग्नेट, छोटा मैग्नेट लीजिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके पास चलाइए कंपास नीडल, क्या होगा? इसमें डिफ्लेक्शन होगा। इसको इससे दूर हटाइएगा, डिफ्लेक्शन कम होगा, और दूर हटाइएगा, डिफ्लेक्शन और कम होगा। कुछ दूर के बाद इस नीडल में इसके कारण डिफ्लेक्शन होना बंद हो जाएगा एंड इट विल पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इसका असर ये नहीं है कि मैग्नेट इस नीडल पर खत्म हो गया, लेकिन ये फोर्स इतना कम हो गया है, ये फोर्स इस नीडल को डिफ्लेक्ट करने में समर्थ नहीं है। इट नॉट इन अ पोजिशन टू डिफ्लेक्ट दिस नीडल इवन दो द फोर्स इज नॉट जीरो देयर। उसी तरह से कोई भी चार्ज अगर है तो चार्ज के पर लगने वाला फोर्स धीरे धीरे कम होता है, लेकिन वो जीरो नहीं है। उसका हम अनुभव नहीं करते हैं, सो अलग बात है। तो इफ़ यू हैव ए चार्ज क्यू हियर, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो ये मान लो इसे चारों ओर का एक रीजन है जहाँ पर कोई भी चार्ज रख देंगे अगर हम क्यू, तो इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा। ओके, तो ये जो चार्ज है क्यू, जिसके कारण इस पर लगने वाले फोर्स का हम स्टडी करते हैं, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। और जिस पर फोर्स लग रहा है, जिस पर लगने वाला फोर्स हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो इस रीजन के अंदर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर हम देखेंगे तो क्यू का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इस क्षेत्र के अंदर, इस रीजन में कहीं भी कोई चार्ज रख देंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, जिसको हम परसीव कर सकते हैं, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इसके बाहर रखेंगे तो इसका फोर्स इतना कम होगा कि उसका हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जिस पर लग रहा है उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो है, सो दिस इज ए वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। याद रखिए, टेस्ट चार्ज एक छोटा, बहुत ही छोटा
पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण सोर्स चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता है, लेकिन सोर्स चार्ज के कारण रेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है। दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है। तो हमने देख लिया कि एक रीजन है, किसी चार्ज के चारों ओर कोई सोर्स चार्ज है, उसके चारों ओर एक रीजन है, एक क्षेत्र है जहाँ पर इसके कारण फोर्स लगता है यदि हम दूसरा चार्ज यहाँ पर रख दें। ठीक है, यहाँ पर हम चार्ज को रख देते हैं। यहाँ पर मान लो इस चार्ज सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर हम एक चार्ज यहाँ पर रख रहे हैं, एक चार्ज उसी डिस्टेंस पर यहाँ रख रहे हैं, उसी डिस्टेंस पर एक चार्ज यहाँ रख रहे हैं, और हर तरफ हम इक्वल डिस्टेंस पर हम रखते हैं टेस्ट चार्ज अराउंड दी सोर्स चार्ज। सब पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन सबका अलग अलग होगा। ये चार्ज पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव अगर है तो फोर्स लगेगा क्यू से अवे, यहाँ भी फोर्स लगेगा क्यू से अवे, यहाँ भी फोर्स लगेगा क्यू से दूर, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और दोनों में रिपल्सन होगा। तो इवन दो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज आर इक्वल बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द टू source charge and test charge are equal in all the cases, but their directions will be different. तो ये फोर्स होगा F1, ये फोर्स होगा F2, ये होगा फोर्स F3. Their magnitudes are equal, but the directions are different. ठीक है, तो यदि इस पूरे क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट पर यदि हम रख दें यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, तो इस चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी सोर्स चार्ज के चारों ओर का वो रीजन है जहां पर कोई दूसरा चार्ज रख देंगे तो थोड़ा फोर्स लगेगा। ये जनरल टर्म है, दिस इज जनरल टर्म। ठीक है, और उसके अंदर किसी पॉइंट पर यदि हम रखते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इस सोर्स चार्ज के कारण कितना फोर्स लग रहा है, जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। तो याद रखिए, whenever we say that the electric field at a certain point has a particular value, we are referring to the intensity of the electric field at that point. जब हम कहें कि इस पॉइंट पर फील्ड का मान इतना है, ये वैल्यू है फील्ड की इस पॉइंट पर, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इन कॉमन सेंस हम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं जनरल टर्म में। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, लेकिन जब हम उसकी वैल्यू की बात करें इस पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इस पॉइंट पर इतना है, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। देखिए कूलम्स लॉ क्या कहता है। कूलम्स लॉ कह रहा है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, सोर्स चार्ज हमारा Q है, टेस्ट चार्ज हमारा स्मॉल q है, डिस्टेंस r है, तो फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस इज गिवन बाय इक्वेशन 1 हियर। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर हम डिफाइन करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये फोर्स लग रहा है सोर्स चार्ज Q के कारण Q चार्ज पर। ठीक है, तो फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब Q स्मॉल q का वैल्यू कितना कर दें हम यूनिट, और आई कैन डिवाइड F by Q ऑल्सो। सो दिस इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिस इज योर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the force acting on a unit charge placed at that point. किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर यदि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें तो उसमें जितना फोर्स लगेगा both in magnitude and direction, because force is a vector quantity, that we call the electric intensity
at that point. ठीक है, so electric intensity is simply force per unit charge. तो देखिए इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ एफ हियर, सो दिस इज एफ अपॉन क्यू, you divide f by q, what you get E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square into unit vector r. ये दिखा रहा है डायरेक्शन फील्ड का. So equation 3 gives you the intensity of electric field at a distance r from a source charge q. Equation 2 से हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चूंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज है and force is a vector quantity, so electric intensity is also a vector quantity. The magnitude of the electric intensity is simply given by this 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, and this is directed along the line joining the source charge q and the point charge under consideration. It is directed towards the source charge q if the charge is negative, and away from it the source charge q is positive. देखिए डिफाइन करते हैं हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज से. तो मान लो हमारा ये q पॉजिटिव है, यहाँ पर q हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यदि q भी पॉजिटिव है तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस पर, यहाँ पर, इस तरफ, ठीक है ना. और q को अगर हम नेगेटिव मान लें तो फोर्स होगा अट्रैक्टिव, इसमें और इसमें क्या होगा, q तो पॉजिटिव ही है प्लस यूनिट चार्ज, और ये नेगेटिव है, क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा, तो ये फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ, ठीक है ना. इसमें रिपल्शन होगा और इसमें अट्रैक्शन होगा, ठीक है. ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वो है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर. इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में. डायमेंशन क्या होगा इसका, देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. फोर्स का डायमेंशन क्या है, mL/T-2. चार्ज we know that current is rate of flow of charge, and therefore q will be I into t. So this I into t is your here, q is IT, so this is here. So the dimensional formula for E is mL t का पावर -3 I का पावर -1. यदि हमारे पास एक चार्ज नहीं बल्कि कई चार्ज हैं, we have a discrete distribution of charge q1, q2, q3, qn, then the electric intensity at the field point, जहाँ पर फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू जो होगा that will be obtained by using the principle of superposition, जिसके बारे में हम पहले देख चुके हैं, ठीक है. तो हर एक चार्ज के कारण यदि देखो मान लो यहाँ चार्ज है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, और इस पॉइंट पर हमको फील्ड का मान देखना है. तो इसके कारण फील्ड हमारा है मान लो E1, इसके कारण फील्ड हमारा है E2, ठीक है, इसके कारण फील्ड हमारा है E3. सबका वैल्यू अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग है और डायरेक्शन भी सबका डिफरेंट है. सो द रिजल्टेंट फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी गिवन बाय द फैक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. सो वी हैव E equal to E1 plus E2 up to En. So this can be written as summation over Ei. I varies from 1 to n, where n is the number of charges. ठीक है. So E1, E2, E3 up to En are the electric intensities at the field point due to charges Q1, Q2, Q3, Qn. यदि मान लीजिए हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन वी हैव ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये लंप है चार्ज का, ठीक है. तब कैसे निकलेगा यहाँ पर फील्ड का मान, यहाँ हम चाहते हैं फील्ड निकालना, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हियर. तो हम इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कई छोटे छोटे भाग में बांटते हैं, ईच ऑफ वैल्यू
डी क्यू, ठीक है। सो दैट टोटल चार्ज क्यू विल बी इक्वल टू समेशन ओवर डी क्यू। इतना तो पढ़े हैं मैथमेटिक्स से आप। तो इस डी क्यू के कारण यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है ये देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर डी क्यू है, इसके कारण क्या फोर्स होगा ये देखना होगा। तो चूंकि चार्ज छोटा है इसलिए इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी भी छोटा होगा। छोटी संख्या को हम लिखते हैं अपने मैथमेटिकल टर्म में डी ई, स्मॉल डी ई, that is this is a small value of electric field. This is 1 upon 4 pi epsilon naught into dq upon r square unit vector r. So this is 1 upon 4 pi epsilon naught dq upon r cube into vector r, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं dq upon r cube into vector r because we have vector r is r यूनिट वेक्टर r, ठीक है। तो r अपॉन r क्यूब कितना हो जाएगा, देखिए ये कट जाएगा, इससे कैंसिल होगा, ये 2 होगा। सो दिस इज सिंपली यूनिट वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर। दिस इज सेम थिंग वी आर पुटिंग हियर, ठीक है। द टोटल इंटेंसिटी एट द पॉइंट विल बी गिवन बाय द इंटीग्रल ऑफ डी ई। ये छोटे चार्ज के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी है, कितना चार्ज है छोटा, डी क्यू, जिसके कारण फील्ड है डी। तो कई छोटे चार्ज हैं, सबका अगर समेशन लेंगे सब इंटेंसिटी का तो मिलेगा हमको टोटल इंटेंसिटी एट द गिवन पॉइंट। सो इसका समेशन कैसे निकालते हैं हम, बाय मीन्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो वी हैव ई टोटल फील्ड एट द गिवन पॉइंट इज इंटीग्रल ऑफ डी ई। सो दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर क्यूब वेक्टर r, ठीक है। So this is the expression that can be used to find the intensity at a point when we have a distribution of charge. But there is another method to find out the intensity at a point due to a charge distribution, and that is by use of Gauss's theorem. इसके बारे में हम अपने किसी अगले लेक्चर में उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये मेथड तो है ही टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इससे आसान तरीका है बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम, जिसके बारे में हम अपने किसी अगले लेक्चर में उस पर करेंगे डिस्कशन, ओके। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इफ एन ऑयल ड्रॉप ऑफ वेट 3.2 into 10 to the power minus 13 Newton is balanced in an electric field of 5 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. Then find the charge on the oil drop. ठीक है, देखिए तो oil drop है, ये मान लो ये ड्रॉप है, इसका मास m है, so therefore the weight is mg acting vertically downward. इसको बैलेंस करना है, so the electric field must be in the upward direction. और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है दिया हुआ, ठीक है ना, दिया हुआ नहीं कि उसका डायरेक्शन किधर है, नहीं, ये आपको सोचना है कि डायरेक्शन किधर होगा कि ये बैलेंस रहे। अगर दिशा फील्ड की भी इसी तरफ रहेगी तो क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसमें यदि चार्ज Q है तो आई हैव ए फोर्स F equal to Q into E, where E is the electric field and F is the force acting on the charge Q here on this oil drop. So जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे QE equal to mg, the oil drop will be in equilibrium. So we have shown it here. So we have QE equal to mg. So for equilibrium, these two must be equal. So this gives you the value of Q as mg upon E. Put the value here, and this comes out to be 6.4 into 10 to the power minus 19 coulomb. ठीक है, अब आइए हम देखते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
कंसिडर particle of mass m carrying a charge q placed in an electric field E. कोई चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज q है, मास उसका m है और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। एंड द पार्टिकल मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दो केस हो सकता है, पार्टिकल फील्ड की दिशा में चले या उसके परपेंडिकुलर चले। ये दो सिंपल केस हम ले रहे हैं। चल तो वो किसी भी दिशा में सकता है ना। दिशा फील्ड की ये है और पार्टिकल इधर जा रहा है, वेलोसिटी u। और मान लो फील्ड भी इधर ही है, फील्ड में भी along this direction, मे बी along this direction और मे बी along this direction, कहीं फील्ड हो सकता है और पार्टिकल जा सकता है फील्ड में। लेकिन हम चर्चा करेंगे सिर्फ दो स्पेशल केस की, जब पार्टिकल या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जा रहा है या उसके जा रहा है इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो कितना फोर्स लगेगा चार्ज पर? फोर्स विल बी क्यू इंटू ई। इंटेंसिटी ई है, हम देख चुके हैं। व्हाट इज इंटेंसिटी? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इफ द चार्ज इज क्यू, the force acting on the particle will be q times e. So if the particle is free to move, then its acceleration will be a f upon m. So this is qe upon m. अब आइए हम दो स्पेशल केस की बात करते हैं। पहला केस क्या है? जब पार्टिकल मूव करता है along the direction of electric field, ठीक है। तो देखिए फील्ड भी इधर है और पार्टिकल भी इधर ही जा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है? u इधर। So we have this is the initial velocity and v is the velocity after a time t. So we have the equation of motion v equal to u plus at. एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने। Put the value of u here. a का वैल्यू पुट कीजिए q e upon m and this is time t here. So the path of the particle will be a straight line. पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट नहीं करेगा, वो अपनी दिशा में चलता जाएगा, क्योंकि इसकी दिशा वही है जो दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की है। क्लियर? अब दूसरा केस देखिए। दूसरा केस है when the particle moves perpendicular to the direction of applied field। मतलब देखो पार्टिकल जा रहा है इस तरफ u वेलोसिटी से, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर है इस तरफ, ठीक है ना। तो कितना फोर्स लगेगा इस पर? फोर्स लगेगा इस पर q इंटू ई। क्लियर? जिधर फोर्स लगेगा उधर पार्टिकल में होगा एक्सेलरेशन। ये दिशा आपकी x है, ये डायरेक्शन आपका y है। सो वी हैव ए फोर्स एक्टिंग अलोंग y डायरेक्शन, दिस इज q इंटू ई। कितना होगा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन विल बी फोर्स अलोंग y डायरेक्शन अपॉन मास। सो दिस इज योर QE अपॉन m। फोर्स है QE, मास है m, सो दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन। सो आफ्टर टाइम t, मान लो ये पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया है x अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज u। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? x विल बी इक्वल टू u इंटू टी। एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट अलोंग y एक्सिस? y एक्सिस में इसका वेलोसिटी इनिशियली कितना है? 0 है। x में वेलोसिटी u है, तो y में वेलोसिटी कितनी है इसकी? uy विल बी इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर दिशा में इसका कोई वेलोसिटी नहीं है इनिशियल, सो दिस इज 0 एंड देयरफॉर बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव होना चाहिए क्या? y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। चूंकि ये आपका 0 है, so this is simply half ay into t square. So this is here shown here. y is half ay into t square. अब देखिए इस दोनों में t है, इक्वेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए t से इंडिपेंडेंट। तो आई यूज द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड पुट इट इन इक्वेशन 10।
तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा क्या, कितना आएगा वैल्यू टी का, टी विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन यू. ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 10. वाई कितना हो गया, वाई हो गया हाफ. फॉर ए वाई वी हैव QE upon m, QE upon m. T square, for t we have x upon u, this is x square by u square. X square will be equal to 2ma u square upon QE into y. ये क्वेश्चन देख रहे हैं, कैसा इक्वेशन है ये, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपने ये इक्वेशन देखा है, y square is equal to 4ax. This is the equation of a parabola that is symmetrical about x axis. इसका शेप कैसा है, ऐसा है. ये तुम्हारा x एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस, सो दिस इज लाइक दिस. ये इक्वेशन जो है उसका कर्व ये है. ठीक है, हमारा यहाँ उल्टा है. हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर इज, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म. देखिए ये हमारा टर्म कांस्टेंट है. ठीक है, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई. ये है y square proportional to x because 4a is a constant and we have x square. X square is a constant times y. कैसा होगा, इसका होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ इसका ऐसा होगा. This is your x axis, this is your y axis and we have this, we have this. ठीक है, so this will be, path will be parabolic. ठीक है ना. So the path followed by the charged particle in a perpendicular magnetic field is parabolic. Also it follows that from equation 11 that the deflection along y-axis is given by equation 11. This is proportional to E. इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा अगर है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और पार्टिकल का मास ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन कम होगा. This follows from equation 11. So we have seen what is electric field, how we define electric intensity, and what will be the motion of a charged particle in an electric field when the particle moves along the direction of the electric field or in a direction at right angles to the direction of electric field. So this is all about the course meant for class 12. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.